हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में और अप्पू की पाठशाला में यार बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल सही स्वस्थ एकदम मस्त हो। ठीक है, तो भाई आज हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर आपके पाठ नंबर 9 के। पाठ नंबर 9 है आपकी भूगोल की किताब से दोस्तों, रेगिस्तान में जीवन। तो इसका पूरा का पूरा हम जितने भी इसके विषय वगैरह थे ना, इसका पूरा पाठ हम कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना। और आज हम करने वाले इसके प्रश्न उत्तर, तो इसको जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 से करते हैं दोस्तों। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वाला है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। अब जिसने मैम के सारे विषय अच्छे से पढ़े हैं तो उसको पहले से उत्तर समझ में आ गया होगा क्या देना उसको उत्तर। ठीक है, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगी दोस्तों, माफी चाहते हैं, एक चीज बताते हैं। एक चीज बताना है मुझे दोस्तों कि प्रश्न उत्तर वैसे तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से या यार हमारी ई विद्यार्थी की वेबसाइट से आप कहीं ना कहीं से कर ही लेते हो, मुझे पता है। तो लिख के तो चले जाते हो, मैम चेक भी कर देती है बढ़िया से साइन वगैरह मार के, मतलब आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ प्रश्न उत्तर हमें अच्छे से समझने की भी जरूरत है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि मेरी एक अध्यापिका थी, बहुत अच्छी अध्यापिका थी। मैं उनसे जाके पूछती थी कि मैम मैं कैसे करके अपने अंक बढ़ाऊं, नंबर कैसे बढ़ाऊं, अपने अच्छे परीक्षा में अच्छे कैसे अंक लेकर आऊं। तो वो बोलती थी, बेटा तुम कोई किताब वगैरह पढ़ने की सोच रही हो क्या, अलग से पाठ्य पुस्तक से अलग से जो दुकानों में किताबें मिलती है जिसमें 100 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे लिखा होते हैं, उद्यापन ऐसा कुछ बना रहता है, वो किताबें लेने की तो नहीं सोच रही। मैंने बोला हाँ मैम, सारे बड़े बड़े टॉपर वगैरह के पास तो मैंने वैसी किताब देखी है। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, आपको ऐसी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं आपकी किताब से ही आते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक की किताब से आते हैं। और सबसे गलती आप सबसे बड़ी ये करते हो कि प्रश्न उत्तर को एक बार आप अभ्यास नहीं करते हो। तो एक बार प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर लोगे तो आप एकदम अटल हो जाओगे, एक तरह से आप कह सकते हो तैयार हो जाओगे प्रश्न उत्तर करके। ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, बस आपके वहीं पे अंक अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे पहले बताना था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान हैं। तो भाई रेगिस्तान हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठंडे रेगिस्तान और दूसरा होता है गर्म रेगिस्तान। ठीक है, जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो गर्म रेगिस्तान में रेतीला समंदर जैसा ये रेगिस्तान होता है, बहुत ही चिलचिलाती गर्मी होती है, पत्थर वगैरह तक गर्म हो जाते हैं और यहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होते हैं। बारिश भी ऐसी जगहों पे काफी कम होती है। और दूसरा जो रेगिस्तान है वो है ठंडा रेगिस्तान, एकदम ठंडा चिलचिलाती हवा और काफी शुष्क मौसम रहता है यहाँ का। मतलब इतना शुष्क रहता है कि एक बड़ी सी वैसलीन या मॉइस्चराइजर की बोतल भी ढकेल लो तो फिर से तुम्हारी त्वचा एकदम शुष्क हो जाएगी। तो मतलब ऐसा ठंडा रेगिस्तान होता है। यहाँ पे कुछ ही वनस्पति होती है, वरना देखा जाए तो यहाँ पे भी विरल वनस्पति होती है, ज्यादा वनस्पति नहीं होती है। और दोनों ही जगहों पे अलग अलग तरीके के कबीले के लोग रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमें लोग नहीं रहते, लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है ख वाला, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो विषय जिसने पढ़ा है वो जानता है उत्तर। सहारा रेगिस्तान आपका अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी जगह पे। ठीक है, अफ्रीका में। इसके बाद है ग वाला, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है। तो यहाँ बोला गया है लद्दाख रेगिस्तान के बारे में। लद्दाख आप जानते हैं हमारे भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है और बहुत ही ठंडी जगह है। तो लद्दाख भाई वैसे देखा जाए तो बड़ी सुंदर जगह भी है, लोग जाने का काफी सोचते हैं वहां पे। और देखा जाए तो लद्दाख रेगिस्तान में जलवायुगत परिस्थिति क्या है, यानी कि मौसम वगैरह कैसा है, हवा वगैरह कैसी चलती है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लद्दाख एक बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी जगह है और यहाँ पे हमेशा जो मौसम रहता है काफी ठंडा चिलचिलाती शुष्क मौसम रहता है, एकदम सूखा सा मौसम रहता है। और सिर्फ और सिर्फ सूखा और ठंडा मौसम ही नहीं है यहाँ पे हवा इतनी पतली है कि सीधा सूरज की रोशनी आपके बदन को जब छूती है तो बिल्कुल कड़कड़ी एकदम चिलचिला जला सी देती है एकदम,
ऐसा भी यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे ठंडी भी है, यहाँ पे गर्मी भी है, ऐसा ले सकते हो। तो एकदम जलने वाला सूर्य ताप भी यहाँ पे आपको मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ठंडी ठंडी शीतल हवा, बर्फानी हवा भी आपको काट के चली जाएगी। मतलब दो तरीके का यहाँ पे परिस्थिति रहता है। अगर आप ठंडे में बाहर बैठे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट हिंदी में आप बोल सकते हो कि एकदम काट जाएगा, वो हवा काट के चली जाएगी। और दूसरा कहते हैं सनस्ट्रोक, सुना होगा आपने, यानी कि तीव्र सूर्य की रोशनी आपको चक्कर दिला देगी, इतना आपके सर पे इतना बैठेगी वो, ठीक है, बहुत तेज जलाती है। तो यहाँ लद्दाख में कुछ इसी तरीके का मौसम है भाई, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। हर जगह यहाँ पे पर्वत ही पर्वत है। जास्कर पर्वत पड़ता है, काराकोरम रेंज पड़ता है, हिमालय पर्वत पड़ता है। तो पर्वत में इतना सारा हिम मतलब कि बर्फानी वाले पर्वत है, उससे हवा भी बहुत तेज आती है और बिल्कुल चिलचिलाती जगह है। इसके बाद है ऊंचाई पर वायु की परत पतली हो जाती है। यहाँ पे वायु की परत काफी पतली है, बहुत पतली वायु है, इस वजह से सूर्य की जो ताप होती है वो सीधा ऐसे आ जाती है, वो रुकती नहीं है कहीं पे, ठीक है, क्योंकि उसको जो रोकने के लिए जो परत है काफी पतली है वायु की, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। मतलब ग्रीष्म मतलब गर्मी में, यहाँ गर्मी में दिल्ली में इंसान की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे लोग तर पसीने में बहते हैं, तरबूजा खाते हैं, ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस तो दिल्ली में सर्दियों में तक नहीं होता, यहाँ ग्रीष्म काल में 0 डिग्री सेल्सियस है। हमारे यहाँ पे शायद दिल्ली में, यूपी में ये शायद 4 डिग्री तक पहुंचा है यार, 4-5 डिग्री तक पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीष्म काल में 0 डिग्री है यार। मतलब सोचने वाली बात है, ठीक है। कुछ ही अधिक होता है एवं रात में, मतलब इससे 1 या 2 डिग्री यहाँ पे बस रहता है, वो भी ग्रीष्म काल में भी। मतलब गर्मी में भी ये हाल है, सर्दियों वाला हाल है। और एवं रात में तापमान 0 -30 डिग्री चला जाता है। मतलब ये तो छोड़ो, इसके बाद 0 डिग्री के बाद ना माइनस शुरू हो जाता है दोस्तों। मतलब समझ लो बहुत ही ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, बर्फ वाली ठंडी। मतलब आप गर्म पानी का कुछ सूप बना के रखोगे ना बाहर, वो शायद 3-4 मिनट में बर्फ हो जाए, इतना यहाँ पे ठंडी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैगी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको ठंडा करने के लिए पंखा चलाते हैं। जब आते हैं 10-15 मिनट बाद देखते हैं, तब भी मैगी ठंडी नहीं हुई, नीचे नीचे थोड़ी गर्मी रहती है, ऊपर ऊपर भी ठंडी हो जाती है, नीचे नीचे गर्मी रहती है, होता है ना ऐसे। यहाँ ऐसा नहीं है, 3 मिनट छोड़ के जाओ और मैगी बर्फ वाली मैगी खानी पड़ जाएगी फिर तो। मतलब मैगी खा रहे हो कि टिक्की खा रहे हो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जब गर्मी रहती है 0 डिग्री से 1 या 2 ही ऊपर रहता है, और जब सर्दियां होती है तो -30 डिग्री पहुंच जाता है। बर्फीली हवाएं चलती हैं यहाँ पे, बहुत बर्फीली। तो शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री -40 डिग्री रहता है, और इससे नीचे भी कभी कभार रहता है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे पर्वत हैं, तो जाहिर है यहाँ पे ज्यादा ठंडी रहती है। वर्षा बहुत ही ज्यादा कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि एक बोतल जितनी होती है। यहाँ पे मेरी बोतल भी पड़ी हुई है, को दिखाती हूँ, इतनी, इसको भर दीजिए ना, इतनी तो होती है, इतनी सी बारिश होती है बस। मतलब इंसान, हमारी तो सड़कें भर जाती हैं यार, नाले में से पानी नहीं जा रहा होता दिल्ली के अंदर, इतनी ज्यादा सड़कें भर जाती है जब बारिश आती है, और इतनी बाढ़ भी कहीं कहीं पहुंच जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक बोतल जितनी बारिश होती है। इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, ठीक है। ग वाला करते हैं दोस्तों, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या क्या है। आप जब मैं ये प्रश्न पढ़ती हूँ तो आप पॉज करिए वीडियो को, और आप थोड़ा अपनी तरफ से उत्तर देने का सोचिए कि क्या आप तैयार हो रहे हैं, क्या आप उत्तर दे पा रहे हैं। और फिर वीडियो को भाई प्ले जरूर करना, प्ले करना मत भूलना। प्ले करने के बाद आप मेरा उत्तर देखिए या यहाँ पे पढ़िए कि आपने क्या सही उत्तर दिया है, तो इससे आप पता चल जाएगा कि आप कितने ज्यादा आप तैयार हैं। अगर आप ये वाला मेरे जितने जैसा उत्तर दे पा रहे तो मतलब बिल्कुल तैयार है, आपको पूरा का पूरा पाठ समझ आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो रही है, चूक हो रही है, विषय पढ़ना है फिर से,
ठीक है, फिर से पार्ट पढ़ना है। मैं तो मतलब मैं लेने नहीं दूंगी आपको, एक भी चांस नहीं ले लूंगी। सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है और सबको अच्छे नंबर लेकर आने हैं। वैसे नंबरों के पीछे कौन भागता है, नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, उस मेहनत के पीछे भागना चाहिए। और मैं जानती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो इसमें लद्दाख में जो पर्यटक जाते हैं, यानी कि जो घूमने घामने के लिए जाते हैं, जिनको ट्रैवलर बोला जाता है, तो ये लोग लद्दाख में जाते क्यों हैं, किस वजह से जाते हैं? क्या उनको कुछ आकर्षक कुछ वहाँ दिखता है? तो आकर्षण तो बहुत है लद्दाख में, तभी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि यार लद्दाख जरूर घूम के आना। तो लद्दाख में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मठ है। मठ यानी कि उनको उधर मठ ही कहेंगे, मंदिर मस्जिद तो नहीं कहेंगे। तो वहाँ पे बोधि मठ बहुत सारे, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा बोधि धर्म है, ठीक है, बहुत बड़ा धर्म है, तो बोधि बहुत रहते हैं वहाँ पे। मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग रहते हैं, दोनों धर्म के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोम्पा है, मठ है, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा था कुछ इस तरीके से गोम्पा होते हैं। यहाँ सबसे मशहूर गोम्पास का नाम बोला जाए तो लामा यारू है, हेमिस है, थिक्से है और शे है। गोम्पा वही जगह होती है दोस्तों जहाँ पे साधना करी जाती है, बड़े बड़े बोधि धर्मनों द्वारा, बड़े बड़े मॉन्क द्वारा ऐसे बैठ के साधना करी जाती है और प्रार्थनाएं करी जाती है। बहुत शांति होती है यहाँ पे, और यहाँ पे पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो इनको देखने के लिए जाते हैं लोग। यार लोग ना शांति ढूंढ रहे हैं, और यहाँ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा शांति है, ठीक है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के रहते हैं, साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी चीज का बर्बादी नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर कई आकर्षक घास के मैदान एवं हिम नदियां है। मतलब हिम नदियां यानी कि बर्फ बन गई है, जो नदियां बहती थी अब वो सख्त हो गई है। वहां पे लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं, घास के मैदानों में बैठते हैं। बड़ी सुंदर जगह है, मतलब प्राकृतिक जगह किसको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। वहां की तस्वीरें लेते हैं, बहुत लोग तो तस्वीरें लेने ही आते हैं। कई बौद्धिक यहाँ के उत्सवों द्वारा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे उत्सव जो होते हैं और अनुष्ठान जो होते हैं वो भी देखने के लिए आते हैं। बड़े सुंदर और रंग बिरंगे अनुष्ठान होते हैं। लोग कुछ इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, समारोह करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये पूरी जो लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर ये सब बंदे बाहर के हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। यहाँ पे भी सारे बाहर के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो पहला है घास के मैदान, बर्फीली जगहें और घाघरी ग्लेशियर, ये सब देखने आते हैं। समारोह उत्सव देखने आते हैं, लोगों से बातचीत करने, मिलने आते हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है ड वाला, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। अब यहाँ पे कौन से रेगिस्तान की बात हो रही है दोस्तों? गर्म रेगिस्तान की बात हो रही है, जो है सहारा रेगिस्तान, जो पड़ता है अफ्रीका में। तो ये रेगिस्तान गर्म है दोस्तों, और गर्मी से बचने के लिए, या धूल वगैरह वहां बहुत ज्यादा उड़ती है, मिट्टी वगैरह बहुत उड़ती है, गरम गरम मिट्टी, तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियों से बचने के लिए, गर्म हवाओं से बचने के लिए बहुत भारी और मोटे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हुआ। कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, पूरा मुंह सब ढक के रखते हैं अपना, बस आंखें खुली रहती हैं, और ये ऐसे कुछ इस तरह के कपड़े वो लोग पहनते हैं। और ज्यादातर कपास के कपड़े पहनते हैं, यानी कि कॉटन के, क्योंकि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पसीना वगैरह सोख लेते हैं, ज्यादा पसीना आने नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद है च वाला, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो लद्दाख में ज्यादा पेड़ वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया था, वो भी एक ठंडा रेगिस्तान है, तो वहां पे इतने ज्यादा पेड़ वगैरह नहीं उगते हैं, लेकिन हाँ कुछ चुनिंदा पेड़ उगते हैं, जैसे कि शरपत, ठीक है। शरपत जिसको बोला जाता है घाटी के शरपत, ठीक है, जिसको विलो भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको विलो भी बोला जाता है। और दूसरा है पोपलर्स, ठीक है, इसको पोपलर्स बोला जाता है, हिंदी में भी पोपलर्स ही बोला जाता है। ये दो वृक्ष हैं, ये वहां मिलते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़ वगैरह बहुत मिलते हैं, और ये खाने को भी बहुत मिलते हैं। सेब का पेड़, खुबानी यानी कि एप्रिकॉट, और अखरोट यानी कि वॉलनट, ठीक है, इन सब के पेड़ भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये है घाटी के शरपत, कुछ इस तरीके से नीचे झुके हुए, मुंडे हुए से पेड़ होते हैं। और पोपलर के जो उपवन होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें ना मैंने विषयों में बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं, आप उधर समझ लेना। यहाँ हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसने विषय सीखा है
मतलब जिसने विषय पढ़ा है उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विषय पढ़ के अगर आप प्रश्न उत्तर करने आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, विषय नहीं करा है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने जैसे आपको बताया, सेब के पेड़ होते हैं, अखरोट के पेड़ होते हैं और खुबानी यानी कि एप्रिकॉट। ठीक है, अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो हमें इसमें सही गलत करना है, बहुत ही ज्यादा ये साधारण से उत्तर होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं। तो क वाला करते हैं दोस्तों, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो भाई शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था, किसने पकड़ा उसे, मैंने पहले ही बोल दिया था, उत्तर बोला था ना, अफ्रीका उत्तर में स्थित है। तो भाई अफ्रीका उत्तर में स्थित है, दक्षिण में नहीं है, उत्तर में स्थित है, पश्चिम में भी नहीं है। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान 12 देशों को लगता है दोस्तों, 12 देशों को ये घेरता है। तो 12 देशों में मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, बहुत सारे तुनिसिया और माली, बहुत सारे थे ना, बहुत सारे जगहों को वो करता है। तो ये सारी जगह कहाँ पड़ रही है दोस्तों? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है ना। तो ये उत्तर में है सारे देश, तो मतलब सहारा भी उत्तर में ही होगा। इसके बाद ख वाला करते हैं, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो भाई सहारा गर्म प्रकार का रेगिस्तान है, ठंड। और हाँ, यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे मृदु भी लिखा हुआ है। ठंडा तो हमें पता है, ठंडा लद्दाख है। मृदु यानी कि मुलायम, यानी कि सॉफ्ट, यानी कि जहां पे घास वास उगती है उस मतलब सारा ये रेगिस्तान हो सकता है। सारा तो चिलचिलाती गर्म वाला रेगिस्तान है यार, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो तस्वीर में, है ना। तो इसके बाद है ग वाला, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन से धर्म से आते हैं, या किस तरीके के जगह से आते हैं। ठीक है, मतलब धर्म ही देख लीजिए, धर्म तो नहीं लिखा है, लेकिन अधिकांश निवासी का धर्म क्या है? तो ज्यादातर बौद्ध एवं मुसलमान, ईसाई एवं बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान। तो इसका दूसरा वाला होगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बौद्ध और मुसलमान लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देख भी सकते हो तस्वीर से। इसके बाद घ वाला करते हैं, रेगिस्तान की विशेषताएं हैं। तो रेगिस्तान में क्या विशेषताएं दोस्तों? विरल वनस्पति, क्या बिल्कुल भी यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है? अधिक वर्षा, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है? या अल्प जलवाष्प, यहाँ पे पानी बहुत धीरे धीरे करके उड़ता है, तो पानी बहुत जल्दी उड़ता है, ये गलत दे रखा है, ये भी गलत है। विरल वनस्पति सही उत्तर होगा दोस्तों, कि यहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है। इसके बाद ड़ वाला है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने मठ करवाए थे ना सारे गोम्पा, तो गोम्पा में लामायारू, हेमिस, थिक्से और शे, ये 4 मशहूर, बहुत ही ज्यादा मशहूर आप कह सकते हो गोम्पाज हैं लद्दाख के। तो हेमिस एक गोम्पा का नाम है। ठीक है, बौद्ध मठ, चर्च या मंदिर? तो वो मठ है, चर्च नहीं है और मंदिर भी नहीं है, वहां मंदिर नहीं है, वहां मठ है। ठीक है, वो भी बौद्ध वाले। तो इसका तीसरा उत्तर सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे बड़े बड़े गोम्पा बने रहते हैं, तो ये कहीं से मंदिर नहीं लग रहे हैं, ना ये कहीं से चर्च लग रहे हैं। इसके बाद च वाला है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र यानी कि इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट की बात हो रही है दोस्तों। इजिप्ट में यानी कि मिस्र में कपास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कपास यानी कि कॉटन, वो पूरे देश भर में जाना जाता है, काफी लोकप्रिय है। कपास सबसे ज्यादा मिस्र से ही आता है। ठीक है, और उसकी जो मुलायमता होती है, मतलब जो बनावट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे गेहूं है, मकई है और कपास है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मिस्र में कपास की फसल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कपास के देखिए कुछ इस तरीके के खेत होते हैं, और कॉटन तो यार बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे हर घर में होता है, ज्यादातर घाव को भरने के लिए और कपड़ों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सारे उत्तर है, देख सकते हो आप, सारे के सारे उत्तर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। इसके बाद भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे है भाई हमारा सही जोड़े हमें लगाने हैं भाई। ये बहुत मस्त होता है, ये पता है। मतलब मुझे क्या होता था ना, 5 दे रखे ना यहाँ पे, तो मुझे 1 या 2 तो आते ही नहीं थे, 3-4 आते थे, वो मैं कर लेती थी। और जो अंत में बच जाते थे ना, उनको मैं कहीं भी जोड़े लगा देती थी, तो और वो सही भी निकलते थे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं यार। पहला है मरुद्यान,
मरुद्यान। मरुद्यान क्या होता है दोस्तों? मरुद्यान का मतलब है ओएसिस, मतलब सहारा के अंदर एक जगह ऐसी जरूर होती है जहां पे पानी इकट्ठा होता है, बिल्कुल तालाब जैसा बना होता है, उसे मरुद्यान कहते हैं। ठीक है, तो जल के साथ गर्त, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा, जल के साथ रेगिस्तान। ठीक है, मतलब रेगिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर होती है जहां पे पानी का तालाब बना रहता है और आसपास खेत वगैरह, आसपास थोड़ी बहुत हरियाली वगैरह आपको जरूर दिखेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि रेगिस्तान में जब लोग चल रहे होते हैं तो कभी कभार वो आंख का धोखा भी खा जाता है कि मरुद्यान, वो देखो मरुद्यान, जल का तालाब दिख रहा है मुझे, लेकिन वहां जाके देखते हैं तो वो नहीं होता है। क्योंकि यार रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है, इतनी ज्यादा प्यास लगती है, जैसे मुझे अभी लग रही है, इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि जितने भी लोग होते हैं ना वहां के, उनको आंखों तक का धोखा हो जाता है कि उनको पानी दिख रहा है। ठीक है, तो बेदुइन दोस्तों, बेदुइन एक कबीले का नाम है, एक कबीले का नाम है। ये देख रहे हो मैं कैसे उड़ा रही हूँ, खुद से उड़ जा रहा है। कबीले का नाम है, सहारा अफ्रीका में पड़ता है ये बेदुइन कबीला। तो ये देखिए सहारा मिल गया है, यहाँ पे ख डाल देते हैं, तो सहारा में बेदुइन एक कबीले का नाम है। बेदुइन और तुअरेग दोनों ही कबीले का नाम है। तेल, तो तेल सबसे ज्यादा भाई कहाँ पे मिलता है? अगर हम बात करें अफ्रीका में, तेल हमें लीबिया से बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ग वाला है लीबिया। ये सब आपका ना सब कुछ पाठ्य पुस्तक में है। अगर आपने एक तरीके से अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको हर एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है घेगरी। घेगरी एक ग्लेशियर का नाम है दोस्तों, एक हिमनद का नाम है। हिमनद ग्लेशियर को बोलते हैं, बर्फ का जो पूरे जगह होते हैं, तो उसका नाम है घेगरी, उसको नाम दे दिया है घेगरी। तो हिमनद, यहाँ पे हिमनद ग्लेशियर को बोलेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं घ। अब है लामायारू, तो बस इसका एक ही बचा हुआ है दोस्तों, ये वाला लामायारू एक बोधि मठ है, तो ड़ यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे उत्तर देख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरी खिचड़ीपुर वाली राइटिंग वहाँ पे जो जिस तरीके से लिखा है वो आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से उत्तर है। इसके बाद हमारे पास कारण बताइए, ये सारे प्रश्न उत्तर हैं, इसके बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे। कारण बताइए में सबसे पहला क में आता है, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि रेगिस्तान में बहुत ज्यादा वनस्पति होती है, तो बिल्कुल गलत है। रेगिस्तान में वनस्पति ज्यादा नहीं होती है, पेड़ पौधे हरियाली ये सब बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए रेगिस्तान में वर्षा काफी कम होती है। पहला तो ये है कि रेगिस्तान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, ये इसका कारण है कि वनस्पति उग ही नहीं पाती, क्योंकि वनस्पति पेड़ पौधों को उगने के लिए पानी की जरूरत है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है, रेगिस्तान में रेत अधिक होती है जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती है। अब वहां पे मतलब देखा जाए तो पेड़ पौधों को उगने के लिए ना मिट्टी चाहिए होती है, गीली वाली मिट्टी, या मिट्टी चाहिए होती है जो बैठ सके, जिसको आप हाथ में पकड़ो तो वो गोला बन जाए। लेकिन वहां की रेत इतनी ज्यादा हाथ से निकलने वाली रेत होती है कि ऐसे पकड़ो हाथ से निकल जाएगी, ऐसी रेत होती है वहां पे, और रेत उड़ती ही रहती है। तो आप जान नहीं सकते कि पेड़ पौधे वहां उग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप कोई पेड़ वहां पे लगाओगे ना तो पेड़ पूरा उखाड़ देगा, रेत उखाड़ के चला जाएगा पेड़ को, बहुत तेज रेत उड़ती है वहां पे। तो वहां पे एक तो अधिक मात्रा में रेत है, इस वजह से वनस्पति नहीं उग सकती। रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नग्न होती हैं। तो यहाँ पे बहुत मोटे मोटे पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मतलब बंजर जमीन है आप कह सकते हो, यहाँ पे उग ही नहीं सकती वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कारण बताइए ना, कुछ इस तरीके से प्रश्न दे देंगे कि रेगिस्तान में तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कारण बताओ क्यों होती है। तो आपको उसको गलत लिखना है कि नहीं वर्षा नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है वो सब लिखना है। ठीक है, तो ख वाला है, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं ये हमें पूरा कारण बताना है कि क्यों भारी वस्त्र पहनते हैं। तो पहले तो देख लो, कुछ इस तरीके से पगड़ी पहनते हैं, कुछ इस तरीके से औरतें खुद को पूरे तरीके से बुर्के में ढक के रखती हैं और ज्यादा से ज्यादा खुद को ढकने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो सहारा मरुस्थल में लोग क्यों भारी वस्त्र पहनते हैं, उसका बहुत ही साधारण सा कारण है कि वहां पे जो रेत चलती है और जो गरम गरम हवाएं चलती हैं वो बहुत तीव्र गति से चलती है और वो इंसान को बेहोश तक कर सकती है और
उसके गले तक को शुष्क बना सकती है, उसके नथनों में घुस सकती है, मुंह में घुस सकती है। इसलिए लोग वहां पे अपने आप को ढक के रखते हैं और बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे भारी भारी वस्त्र पहनते हैं जिससे वो खुद ही ना उड़ जाए। तो इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलती हैं, बचने के लिए वो लोग बुर्का, टोपी, कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। तो बहुत ज़्यादा रेत चलती है, इस वजह से ही पहनते हैं। और गर्मी भी बहुत है, गर्मी से बचने के लिए वो बेहोश ना हो जाए। यहाँ वो देखा है ना आपने, ग्लूकॉन डी है शायद, रसना का ऐड नहीं देखा? वो बच्चा खेल रहा होता है, सूरज ऊपर से ऐसे स्ट्रॉ लगाता है, बच्चे का सूखता है, मतलब उसका सारा पानी पी जाता है ना? वो वाला देखा है ना आपने? बिल्कुल वैसा ही समझ लो, रेगिस्तान में लोगों के साथ ऐसा ही होगा अगर वो ढक के नहीं रखेंगे खुद को। इसके बाद है यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं चलती है, रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो रेगिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है यार। सुबह इतनी गर्मी, दोपहर में इतनी गर्मी, रात को इतनी चिलचिलाती ठंडी, ऐसे ही होता है। तो हर वक्त भारी गर्म मोटे कपड़े पहन के रखने पड़ते हैं जिससे वो धूल से भी बच जाए और ठंडी से भी बच जाए। कुछ इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम तबाही वाली हवाएं चलती हैं, देखो बिल्कुल धूल धूल हो जाती है और आंखें भी बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाती हैं। तो यही वजह है कि ये लोग ऐसे भारी भरकम कपड़े पहन के रखते हैं। और जो तापमान रहता है वो तो 0 डिग्री चला जाता है, जो दिल्ली में भी नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर हमारे सारे के सारे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे और आपने अच्छे से उत्तर भी दिए होंगे। अब वो उत्तर नहीं, वो चुन्नू मुन्नू मेरे नोटी चुन्नू मुन्नू वो उत्तर नहीं दे पाए होंगे जो विषय करके नहीं आए होंगे। ठीक है, पहले मेरे सारे पाठ्य पुस्तक के विषय देख लेना, आप खुद से भी एक बार पाठ्य पुस्तक पढ़ लेना। और मैम तो आपको अच्छे से पढ़ाई देती होगी कक्षा के अंदर, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर आके करोगे तो आप खुद से भी उत्तर दे पाओगे। ठीक है, तो भाई दूसरे किसी भी पाठ्य पुस्तक या प्रश्न उत्तर में जल्दी से मिलेंगे। अपने सारे चुन्नू मुन्नू के साथ में मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। तो अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा और जल्दी लौटेंगे यारो किसी और चीज़ के साथ, किसी और वीडियो के साथ। ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।